नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैन्स विक्ट्री प्रोसेशंस ऑन काउंटिंग डे। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तगड़े से झाड़ लगाई है। कौन से बेसिस पे झाड़ लगाई है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाहता था, बना नहीं पाया। बेसिकली हुआ ये है कि ये जो 5 असेंबली इलेक्शंस हुए हैं अभी कहाँ कहाँ पे, आसाम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, वेस्ट बंगाल में, केरला में। अभी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग हो रही थी उसके ऊपर प्रॉपर रोक नहीं लगाई। इतने भीड़ में पॉलिटिशियंस रैलीज करवा रहे थे, कहीं ना कहीं कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सब लोग सेफ रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल हुआ, उसके चलते मद्रास हाई कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से झाड़ लगाई है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करे, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी इमेज बचानी है। तो 27 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट किया और बोला कि भाई कोई भी विक्ट्री प्रोसेशन नहीं किया जाएगा। 2 मई को 5 जगहों के इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे, आसाम के, तमिलनाडु के, पुडुचेरी के, वेस्ट बंगाल के, केरला के। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहां पे जीतती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जो सरकार बनेगी, वो विक्ट्री प्रोसेशंस नहीं निकालेगी। तो कल की डेट में कोई कैंडिडेट जीत जाता तो एक रथ में सवार होकर अपने पूरे कार्यकर्ता लेके वो भीड़ में चलता चला जा रहा है और नारे लग रहे हैं कि ये जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सब नहीं हो पाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस बॉडी के बारे में बहुत डिटेल में मैंने लक्ष्मीकांत पॉलिटी में समझाया है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल टू द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, जो कि अभी के लिए यूपी में हो रहे हैं, उसको कौन कंडक्ट कराता है? उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, याद रखिएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है? पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस को, स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां जहां पे है, प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शंस। और आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ठीक ठाक ताकत देता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन ही कंडक्ट करवा सके और सारे नेसेसरी स्टेप्स ले सके। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंस दी भी गई है और कुछ जगहों पे इसकी इंडिपेंडेंस कम भी है। अगर आप बात करो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालना सरकार के लिए आसान नहीं है। अगर सरकार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस से निकालना है तो बेसिकली जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके ऑफिस से हटाया जाता है, उसी प्रकार से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रॉपर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी से एक बिल पास करा के हटा सकते हो। तो यही चीज आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए करनी पड़ेगी। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस से निकालना इतना आसान नहीं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को जल्दी ऑफिस से निकाल दे सकता है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के न्यूएंसेस जानना चाहते हो तो पॉलिटी के लेक्चर देखो मेरे लक्ष्मीकांत के। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल पे एक सवाल और उठ रहा है। अक्सर कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि वी आर अ टूथलेस टाइगर, और ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने एडमिट किया था 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद। 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस गई थी कि भाई जनरल इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुए हैं, रूलिंग पार्टी ने गड़बड़ की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि देखिए गड़बड़ नहीं की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर हमको ये पता चले कि किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ गड़बड़ हो रहा है या कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो गलत है, तो ऐसे केसेस में आप देखोगे इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस को एड्रेस करने के लिए सीधे सीधे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर देना, इलेक्टेड कैंडिडेट्स को, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर के अंदर नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक केस रजिस्टर कर सकता है और बोल सकता है कि ये जो कैंडिडेट इस पार्लियामेंट्री सीट से या असेंबली सीट से इलेक्ट हुआ है, ये गलत तरीके से इलेक्ट हुआ है, आप इसके ऊपर सुनवाई करिए। जुडिशरी के पास ये ताकत पहुंच जाती है कि वो डिसाइड करेगी कि कोई एक कैंडिडेट अगर इलेक्ट हुआ है तो वो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस से इलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करने की ताकत उन कैंडिडेट्स को जो कि इलेक्ट होकर सीट पे बैठे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं आती है। ठीक है, उसके लिए केस जुडिशरी में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ताकत देने की जरूरत है कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्ट हो गया है, देखिए इलेक्ट होने से पहले जब कैंपेनिंग हो रही है, उस कैंपेनिंग के दौरान उस कैंडिडेट के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फिर भी ताकत होती है। एक बार वो कैंडिडेट इलेक्ट हो गया, जीत हो गया इलेक्शन, उसके बाद उसको हटाने की ताकत लिमिटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बस एक केस रजिस्टर कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार के बहुत से आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ताकत के ऊपर, जिनको अक्सर कर न्यूज़पेपर मीडिया में और सुप्रीम कोर्ट की डिबेट्स में
उठाया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में सेपरेशन बिटवीन पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट्स रिडर्सल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। अगर आपको जानना है कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स वीडियो बनाता हूँ तो हर्षित द्विवेदी एजुकेशन मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो सारी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। जैसे कि मैं यहाँ लक्ष्मीकांत की बात कर रहा हूँ तो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पूरी कंप्लीटेड है। आपको कहीं पे भी पैसा दे के पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना होलिस्टिक कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। रमेश सिंह इकोनॉमिक्स पे लगातार वीडियो बन रही है, कल ही 2 वीडियो बनी है 40-40 मिनट से ज़्यादा की, और सतीश चंद्रा मिडिल हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियोस में रेगुलरली बना रहा हूँ। तो अगर आपको मदद मिल रही है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इफ ओनली यू कैन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ, डेली द हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ, जो मैं इंडिविजुअल करंट अफेयर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बात करते हैं पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुरू किया है जिसका नाम है पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट ओन्ड एंटिटी, मतलब किसी सरकारी कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करने की बात की है इनविट रूट से। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये इनविट रूट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ट्रस्ट बेसिकली आप एक कह सकते हो फाइनेंशियल बॉडी हो गई जिसमें कुछ ट्रस्टीज हो गए और एक फंड बनाया जाता है, उसमें उस फंड में आप पैसा डाल सकते हो। जैसे कल की डेट में मैं आपसे बोलूं अपने चैनल ओनर से कि यार मैं एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना रहा हूं, उसके चलते मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा करूंगा और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से आगे आने वाले समय में जो भी कमाई होगी उससे जो भी मेरे शेयर होल्डर्स होंगे मैं उसको डिविडेंड दूंगा। तो मैं आपसे एक अपील जारी करूं कि एक काम करो, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डोनेट करो, शेयर्स खरीदो। तो इसको आप बोल सकते हो कि मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया, उसमें कुछ इन्वेस्टर्स जुड़े, उन्होंने मेरे धंधे में पैसा डाला। अब जब उस धंधे से कमाई होगी तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को उनका पैसा भी वापस करूंगा और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी दूंगा। तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप कुछ बनाने में, किसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में या उसको इंप्रूव करने में पैसा डाल रहे हो। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या तो जो कमाती है उससे एक्सपेंसेस मीट करती है, और जब कभी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो वो अपने माई बाप के पास दौड़ती हुई जाएगी। कौन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का माई बाप? सरकार। सरकार से बोलेगी माई बाप थोड़ा पैसा दो। सरकार ने बोला है कि एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, एक काम करो अपनी इन्वेट खोल लो, तो यहाँ पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने अपनी इन्वेट खोल दी है। तो अब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप शेयर खरीद सकते हो। उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हर साल के एंड पे जो भी उनका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड देगा। कौन? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। समझ गए? इससे क्या हुआ? इससे आपको, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे के ऊपर आप रिटर्न खा रहे हो। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्या फायदा है कि आपने पावर ग्रिड में पैसा इन्वेस्ट किया, और जब भी किसी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो कंपनी एक्सपेंशन करती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है, अपना पुराना डेब्ट क्लियर करती है, वगैरह वगैरह। समझ गए? अभी के लिए बात की जाए तो इंडियन मार्केट्स में पावर ग्रिड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये तीसरी इन्वेट है। इससे पहले 2 इन्वेट बनी है, एक है आईआरबी इन्वेट, दूसरी है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। ये दोनों 2017 में बनी थी। तीसरी बनेगी पीजीसीआईएल की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, इससे पीजीसीआईएल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करेगा, लोग यहाँ पे जाके इस इन्वेट के शेयर खरीद सकते हैं, उससे पीजीसीआईएल को पैसा मिलेगा। पावर ग्रिड की बात की जाए तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है इंडिया में। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है वो बेसिकली पीजीसीआईएल ही देखता है। हालांकि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे मेजर प्लेयर यहाँ पे पीजीसीआईएल है। पीजीसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए एक काफ़ी अच्छी जॉब भी मानी जाती है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं वो अक्सर कर पीजीसीआईएल की वैकेंसीज का वेट करते हैं। गेट के एग्जाम के थ्रू शायद होता है पीजीसीआईएल की एंट्री। पीजीसीआईएल ने अपनी कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया था 1992-1993 में। महारत्ना कंपनी इसको बोला जाता है। अगर बात करो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, तो अगर आपको एक यूनिट या फिर एक शेयर खरीदना है इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में तो लगभग 99 रुपए से 100 रुपए पर यूनिट का यहाँ पे शेयर रखा जाएगा। इनिशियली कितने करोड़ के शेयर बेचेगी पीजीसीआईएल? तो 7,735 करोड़ के शेयर बेचेगी। ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गए 29 अप्रैल को। तो आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट है
तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके ये शेयर्स खरीद सकते हैं। इस इनिशियल पब्लिक ऑफर में अब भाई नए शेयर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक नए इन्वेट के थ्रू, तो आप कह सकते हो एक प्रकार का आईपीओ है, क्योंकि इन्वेट है ना। इन्वेट मतलब देखिए, वैसे तो पीजीसीआईएल एक कंपनी एज अ, आप कह सकते हो कंपनी, इसके शेयर्स लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट्स में, लेकिन ये इन्वेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो इसको शेयर से कंपेयर मत करिएगा, ये एक अलग मैकेनिज्म है। और इस अलग मैकेनिज्म के थ्रू 7,735 करोड़ उठाने की कोशिश कर रही है मार्केट से, कौन? पीजीसीआई। इसमें से 4,993 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो बेसिकली पीजीसीआई उठाएगी नए, आप कह सकते हो शेयर होल्डर से, नए लोग आके इन्वेट में इन्वेस्ट करें। और लगभग 2,741 करोड़ रुपए के इन्वेट्स के जो शेयर्स हैं वो उन शेयर होल्डर्स को देने का प्लान कर रही पीजीसीआई, जिन शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी पहले ही पीजीसीआई के शेयर खरीद रखे हैं। पीजीसीआई एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी मतलब वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, लेकिन ये जो इन्वेट है ये स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग से थोड़ा अलग है। वैसे इसके शेयर्स भी स्टॉक मार्केट में बिक रहे हैं, बट समझिए बात को, एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, रिलायंस के शेयर अभी मार्केट में बिक रहे हैं, इस प्रकार से पीजीसीआई के शेयर अभी मार्केट में बिक रहे हैं। लेकिन यहां पे पीजीसीआई ने अपना अलग इन्वेट खोला है। कल की डेट में रिलायंस अपना अलग इन्वेट खोल देता है, उस इन्वेट में जो पैसा आएगा उस पैसे को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मतलब होता है इन्वेट का। तो बेसिकली ये जो नया इन्वेट खोला है इसके थ्रू पीजीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में पैसा खींचने की कोशिश कर रहा है। ये जो पावर ग्रिड की इन्वेट यूनिट्स हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे। इन्वेट में जो पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है वो म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल किया जाता है कि छोटा छोटा जो सम ऑफ मनी है वो हमको उठाना है, ओके, इन्वेस्टर्स के थ्रू, और उसको फिर अपने कामों में लगाना। तो यहां पे जो पैसा पीजीसीएल के पास जाएगा वो पैसा, उस पैसा को पीजीसीएल करेगा क्या, तो इनिशियल पोर्टफोलियो एसेट्स को वो पैसा देगा, और इनिशियल पोर्टफोलियो एसेट्स अपने डेप्ट को क्लियर करेंगे, अपने एक्रूड इंटरेस्ट को क्लियर करेंगे, जनरल पर्पसेस को क्लियर करेंगे। क्या मतलब है, तो देखिए पीजीसीआईएल के बहुत सारे पोर्टफोलियो एसेट्स हैं। पीजीसीआईएल के अंदर बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जैसे कि एक पीबीटीएल है, पावर ग्रिड वाइजैक ट्रांसमिशन लिमिटेड, एक पीकेटीएल है, पावर ग्रिड काला आंब ट्रांसमिशन लिमिटेड, एक पीपीटीएल है, पावर ग्रिड पार्ले ट्रांसमिशन लिमिटेड, एक पीडब्ल्यूटीएल है, पावर ग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड, एक पीजीटीएल है, पावर ग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड। अब ये जो पावर ग्रिड की सब्सिडरी कंपनीज हैं ये जगह जगह पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को देखती हैं, तो जगह जगह पे इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग जगहों से लोन उठा रखे थे, उन लोन पे वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। अभी इस लोन के इंटरेस्ट को देने के लिए जो कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उठा रखे थे, कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए, तो पीजीसीएल ने इन्वेट खोला, और इस इन्वेट से जो पैसा आएगा वो इन 5 सब्सिडरीज को दिया जाएगा, और उस पैसे का इस्तेमाल करके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया इन 5 सब्सिडरीज ने, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे को ये लोग चुकाने की कोशिश करेंगे, और जो भी कमाई होगी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू उसके प्रॉफिट को अब इन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर भी किया जाएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स कोई दान धर्म नहीं कर रहे हैं, वो भी पैसा कमाने के लिए ही पैसा डाल रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इस प्रकार की चीजों में चीज आपको काम आ सकती है। नेक्स्ट न्यूज, शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। एक शैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स रिलीज हुआ है जिसमें 104 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है ऑन टर्म्स ऑफ देयर गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज एंड आउटकम्स। यहां पे इंडिया की रैंक आई है 49th। तो शैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, ठीक है ना भाई, इसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है शैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। शैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस क्या है, तो एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। कितनी कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग मिलती है इस इंडेक्स में, 104 कंट्रीज को रैंकिंग मिलती है। कौन से पैरामीटर्स पे मिलती है, तो गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज और आउटकम्स के पैरामीटर्स में मिलती है। 5 ओपन डाटा पॉइंट्स पे इनको एसेस किया जाता है, और 7 पिलर्स हैं, कौन कौन से, लीडरशिप और फोरसाइट, रोबस्ट लॉ एंड पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन, हेल्पिंग पीपल राइज। यहां पे इस पर्टिकुलर शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने टॉप किया है। इंडिया की रैंक क्या है, 49th, ठीक है। अभी इंडिया को ठीक ठाक रैंक दी गई है 49th, 104 में 49th में बोलूंगा बुरी नहीं है, जिस प्रकार से सरकार को यहाँ पे गरियाया जाता है। इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या है गुड गवर्नेंस को लेके, तो भाई आप सरकार में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आंसरों में सरकार की थोड़ी तारीफ करने की तो आदत डाल ही लो। तो भाई गुड गवर्नेंस के इंडियन इनिशिएटिव्स हैं, भाई पहला है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने। तो भाई अलग अलग राज्य की सरकारें
और यूनियन टेरिटरीज गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए जो जो भी स्टेप्स ले रही हैं, उन स्टेप्स के हिसाब से कुछ रैंकिंग दी जाती है इन स्टेट्स को, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की रैंक आती है। तो ये एक इनिशिएटिव है। फिर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर को इंडिया में। ये मनाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस गुड गवर्नेंस डे के दिन अकाउंटेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस फैलती है देश के लोगों में, सरकारी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में, वगैरह वगैरह। और एक है आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का विजन क्या है? मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू कॉमन मैन इज लोकेलिटी। एक कॉमन मैन जो अपनी लोकेलिटी में रह रहा है, उसके पास सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स के थ्रू। एफिशिएंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रिलायबिलिटी हो, कॉमन मैन की बेसिक नीड्स अफोर्डेबल कॉस्ट पे पूरी हो जाएं, ये बोलता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। सारी की सारी गवर्नमेंट सर्विसेज उसको एक जगह पे कन्वीनियंट तरीके से मिले बिना करप्शन के। तो इस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बेसिस पे भी शैंडलर रैंकिंग में कहीं ना कहीं इंडिया को अच्छी रैंकिंग दी गई है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस में ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको काम आ सकता है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इसके रिस्पेक्ट में भी न्यूज आपको काम आ सकती है। नेक्स्ट न्यूज है WHO E2025 इनिशिएटिव। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 25 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो मलेरिया को इरेडिकेट कर सकते हैं 2025 तक, और इसलिए इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया E2025। मतलब कि 25 ऐसी कंट्रीज जो कि मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगी 2025 तक। तो ये 25 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है। ये लोग ड्वेल थ्रेट ऑफ मलेरिया और कोविड-19 को टैकल करेंगे। कुछ कंट्रीज में ये देखा गया है, खासकर अफ्रीका की कंट्रीज में ये देखा गया है कि कोविड-19 के फैलने के साथ साथ वहां पे मलेरिया के केसेस भी बढ़ गए हैं। दुनिया भर में मलेरिया के चलते जो डेथ्स होती हैं, 94% डेथ्स अफ्रीका में होती हैं। और रिसेंटली मलेरिया के रिस्पेक्ट में अफ्रीका में कुछ ड्रग रेजिस्टेंस म्यूटेशंस देखे गए। तो मलेरिया की बीमारी के अगेंस्ट दवाई अब अफ्रीका के लोगों पे इफेक्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं अफ्रीका के लोगों के अंदर जो मलेरिया के आप कह सकते हो वो म्यूटेशंस प्रेजेंट हैं, वो ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट हो गए हैं। मतलब अब कोई भी ड्रग उन पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। कुछ कंट्रीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, एटलीस्ट 3 कंट्रीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया अफ्रीका से। तो ये है एस्वाटिनी, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका। ये एस्वाटिनी नाम की जो कंट्री है, ये तो मुझे भी नया ही नाम लग रहा है, मैंने ज़्यादा इसका नाम सुना नहीं है। अगर बात करो तो अफ्रीका में कोविड-19 का हॉटस्पॉट कौन है? साउथ अफ्रीका। और अगर आप देखो तो अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका नाम की कंट्री है, 2019 और 2020 में कोविड-19 के चलते मलेरिया के केसेस साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसकी 2-3 वजह हैं। जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चलता है आपका साउथ अफ्रीका के अंदर जनरल कोर्स में, वो कोविड-19 के चलते रुक गया। लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के चलते लोग घर में बंद हो गए, तो वैक्सीनेशन बंद हो गया। उसके चलते मलेरिया के केसेस बहुत तेजी से साउथ अफ्रीका में बढ़े हैं। और केवल साउथ अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका के ऐसे बहुत से देश हैं जहां पे मलेरिया के केसेस बढ़े हैं। जैसे बोट्सवाना में मलेरिया के केसेस 5 गुने बढ़े हैं। क्यों? चूंकि रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। तो पहले जो लोग अर्बन इलाकों में रह रहे थे, कोविड-19 के बाद उनकी नौकरियां चली गई, वो जॉबलेस हो गए, तो रूरल इलाकों में वापस चले गए, और रूरल इलाकों में मच्छर ने उनको काटा, उनको हो गया मलेरिया। तो मलेरिया के केस 5 गुने बढ़ गए बोट्सवाना में। साउथ अफ्रीका में मलेरिया के केसेस 44% बढ़े हैं 2019 के रिस्पेक्ट में, अगर 2020 को एसेस किया जाए, क्योंकि 2020 में ही कोविड फैला है। तो यहाँ पे जो 25 कंट्रीज आइडेंटिफाई की गई हैं ड्वेल थ्रेट ऑफ मलेरिया और कोविड-19 को टैकल करने के लिए, उसमें अफ्रीका की 3 कंट्रीज हैं, एस्वाटिनी, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, और तीनों में मलेरिया के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया के साथ लड़ने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया था 2017 में, जिसका नाम था E2020। E2020 का एम क्या था कि भाई सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में मलेरिया के केसेस को हम जीरो लेके आएंगे 2020 तक। लेकिन 2020 तक केस जीरो नहीं पहुंचे, उल्टा साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना में तो केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अब इन कंट्रीज को E2025 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है कि चलो भाई E2020 तक, मतलब अगर 2020 तक आप केसेस नहीं कम कर पाए हो, 2025 तक कम करते हैं। मलेरिया के रिस्पेक्ट में इंडिया ने काफी कुछ अच्छा किया। इंडिया में इंसिडेंस ऑफ मलेरिया केसेस कम हो रहे हैं। अगर आप 2020 को 2019 से कंपेयर करो तो केसेस और फैटिलिटी, यानी मलेरिया के केसेस और मलेरिया की फैटिलिटीज, तो मलेरिया के केसेस 21.27% और मलेरिया से होने वाली जो डेथ्स हैं वो 20% कम हुई है 2020 में व्हेन कंपेयर टू 2019 इंडिया में। तो 2019 में इंडिया में मलेरिया के कितने केसेस थे? 3,38,494। सॉरी, ये एक मिनट, 2020 गलत बोल गया मैं दोस्तों, 2019 और 2018 का कंपैरिजन हो रहा है। 2020 का डाटा थोड़ी देर बाद आएगा। तो ये जो 21.27%
केसेस का डिक्रीज है और 20% मौतों का डिक्रीज है, ये 2019 में हुआ है व्हेन कंपेयर टू 2018। तो 2018 में अगर आप देखो तो टोटल मलेरिया के केसेस थे 4,29,928। 2019 में मलेरिया के केसेस आए 3,38,494, मतलब केसेस 21.27% से डिक्रीज हुए इन 2019 व्हेन कंपेयर टू 2018। 2018 में मलेरिया की वजह से डेथ्स हुई थी 96, 2019 में मलेरिया की वजह से डेथ्स हुई 77। हालांकि फिगर बहुत कम है, एक्चुअल फिगर ज्यादा ही होगा डेथ्स का। तो 2018 के कंपैरिजन में 2019 में मलेरिया से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं केसेस के फैटिलिटीज के, मरने के, वो काफी कम हुए हैं। अगर आप बात करो 2020 की, तो अक्टूबर 2020 तक भी जो हालात थे काफी ठीक थे। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ मलेरिया केसेस टिल अक्टूबर 2020 ये कितने थे? 1,57,284%। और अगर आप 2019 के इसी पीरियड को कंपेयर करो तो टिल अक्टूबर 2019 जो केसेस निकल के आ रहे थे 2019 में मलेरिया के इंडिया में, वो थे 2,86,091। और 2020 में टिल अक्टूबर 2020 जो केसेस निकल के आ रहे थे वो थे 1,57,284। मतलब कि अक्टूबर 2020 तक इंडिया 2020 में मलेरिया के केसेस को 45% कम कर पाया है। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इंडिया में मलेरिया की जो पॉलिसीज हैं, मलेरिया से जो रिलेटेड फिगर्स हैं, वो काफी इंप्रूव हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा। मलेरिया एलिमिनेशन एफर्ट्स इंडिया में 2015 में शुरू कर दिए गए थे, जब लॉन्च किया गया था नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च किया गया 2017 से लेकर 2022। इसको लॉन्च कब किया गया? जुलाई 2017 में। 5 साल के लिए इसको काम करना, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है, तभी मलेरिया के केसेस हमारे यहाँ पे कम हो रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ में और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स $1.5 बिलियन टू इंडिया फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स। ये कोई नया पैसा नहीं है। रिसेंटली एक एनुअल रिपोर्ट निकली है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इस एनुअल रिपोर्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2020 में किसको कितना कितना पैसा बांटा उधार में, उसके बारे में बातचीत करी गई है। यहां पे बोला गया कि 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $1.5 बिलियन दिए हैं कोविड-19 की क्राइसिस से लड़ने के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया और पैसिफिक रीजन में $31.6 बिलियन बांटे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, इसकी जो प्राइमरी एलोकेशंस होती है ना, वो एशिया पैसिफिक रीजन को ही होती है। ज्यादातर ये पैसा एशिया पैसिफिक रीजन को ही देते हैं, क्योंकि नाम सुनिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको बनाया एशिया रीजन के लिए था। हालांकि एशिया पैसिफिक दोनों रीजन को इसमें कंसीडर करते हैं। तो भाई एशिया और पैसिफिक रीजन में सस्टेनेबल ग्रीन रिकवरी लाने के लिए, ठीक है ना, ओवरऑल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक रीजन में $31.6 बिलियन बांटा। फिर आप देखोगे कि इसी 2020 में $16.1 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांटा कोविड-19 के पैंडेमिक के साथ लड़ने के लिए। और इस 16.1 या 2 बिलियन डॉलर्स में से 2.9 बिलियन डॉलर्स प्राइवेट सेक्टर को गए थे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक सरकारों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स को भी लोन बांटता है, ठीक है। 2020 में जितना पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन में घुमाया है, वो 2019 से कितना ज्यादा है? 32% ज्यादा है। 2019 में जो टोटल पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घुमाया था एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, वो था $24 बिलियन। और अब 2020 में कितना घुमाया? $31.6 बिलियन। तो लगभग 32% ज्यादा पैसा यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घुमाया है। किसको? एशियन पैसिफिक रीजन में। इसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ स्पेंड किया गया, ग्रांट्स की तरफ स्पेंड किया गया, टेक्निकल असिस्टेंस की तरफ स्पेंड किया गया, सरकारों को भी दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को भी दिया गया। मतलब गवर्नमेंट को भी उधार देती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर को भी उधार देती है, और एशियन डेवलपमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो कल की डेट में एनवायरमेंटल फील्ड में आप कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप चला देते हो, तो हो सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक आपके स्टार्टअप में कुछ स्टेक्स खरीद ले। समझ गया? तो ये न्यूज थी। जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट लोन में घुमाया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, उसमें से 16% लोन तो इंडिया ने लिया है, 16.29%। चाइना ने 15.25% बैंक लिया, लोन लिया है। तो टोटल लोन के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडिया ने लिया है, दूसरे नंबर पे चाइना ने लिया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो $1.5 बिलियन भाई कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया पीएम केयर्स प्रोग्राम के अंदर। $484 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दिया। $100 बिलियन बेंगलुरु में
पावर सप्लाई को बूस्ट करने के लिए दिया। $346 मिलियन आरबीएल मॉडलिटी में दिया। $177 मिलियन महाराष्ट्र के स्टेट हाईवेज को अपडेट करने के दिया। $1 बिलियन 2025 तक दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए दिया। रोडवेज के लिए दिया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए दिया। रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया को बनाने के लिए दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा घुमा रखा है। अब आप इसमें से कितने रट सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड सवाल आता है, वैसे सीधे सीधे सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड सवाल नहीं आएगा, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी से रिलेटेड सवाल आ सकता है। ऐसे केसेस में एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बेसिक पॉइंट्स देख लें तो भाई रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। 19 दिसंबर 1966 को बना था। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल ऑब्जर्वर है। 68 मेंबर स्टेट्स हैं। समझ गए भाई? तो ये इसके बारे में टोटल जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी।